गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के रासायनिक गणनाएं के क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराने वाला हूं कि आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, रासायनिक गणनाएं एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूँ। एक बात और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट के 2 महीने बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अच्छी तरीके से लास्ट के 2 महीने तैयारी कर लेगा, वह मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज पा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट के 2 महीने अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। या लास्ट का 2 महीना आपका डिसाइड करेगा कि आप टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईईआरटी कॉलेज में मनचाहा ब्रांच ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट के 2 महीने आप अच्छी तरीके से जरूर तैयारी कर ले, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर एक बेटर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है। बोला गया है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 तथा तुल्यांकी भार 32.28 हो तो पदार्थ का परमाणु भार क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, पदार्थ का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमको संयोजकता पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है, तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा। संयोजकता से पहले हमको निकटतम परमाणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, पदार्थ का हम लोग निकटतम परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं। निकटतम परमाणु भार, निकटतम परमाणु भार। तो निकटतम परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा। निकटतम परमाणु भार बराबर आपका होता है 6.4 बटे का आपका होता है विशिष्ट ऊष्मा। निकटतम परमाणु भार बराबर आपका होता है 6.4 बटे का विशिष्ट ऊष्मा। तो 6.4 हो जाएगा। और विशिष्ट ऊष्मा ऑलरेडी आपको दे रखा है 0.1। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 64 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि निकटतम परमाणु भार आपका 64 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, संयोजकता निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि परमाणु भार या निकटतम परमाणु भार बराबर क्या होता है। निकटतम परमाणु भार बराबर आपका क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तुल्यांकी भार गुणे का आपका हो जाएगा संयोजकता। इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, निकटतम परमाणु भार हमने निकाला है 64 और तुल्यांकी भार ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 32.28। 32.28 आपको तुल्यांकी भार दे रखा है। गुणे का संयोजकता आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैं संयोजकता ऐसे नोट कर देता हूँ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, 32.28 से 64 को काटेंगे तो 2 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से जो संयोजकता की वैल्यू हो जाएगी वो आपने निकाल लिया। तो अब डियर स्टूडेंट, संयोजकता और निकटतम परमाणु भार आपको पता चल गया, तो पदार्थ का आप परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, पदार्थ का परमाणु भार निकाल लो। तो हो जाएगा पदार्थ का परमाणु भार बराबर, पदार्थ का परमाणु भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार गुणे का संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणे का आपका हो जाएगा संयोजकता। यहाँ से डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लो। तो तुल्यांकी भार 2 है और सॉरी, तुल्यांकी भार आपका कितना है, तुल्यांकी भार है डियर स्टूडेंट आपका 32.28। 32.28 और संयोजकता आपने निकाला है 2। हल करेंगे तो 64.28
5 6 आ जाएगा। इस तरीके से पदार्थ का जो परमाणु भार होगा वो आपका 64.56 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको बेसिक से 2 से 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फार्मूला आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला गया है कि किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। तो किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल आपका परमाणु भार के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है कि आपका होता है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे का संयोजकता होता है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो परमाणु भार के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी फार्मूले से डियर स्टूडेंट एक फार्मूला और आपका बनकर आता है। यहाँ से आप तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हो। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बट्टे का आपका हो जाता है संयोजकता। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इस पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर में मिलेगा कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बट्टे संयोजकता। इसी फार्मूले को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के रूप में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इनके अणुओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भार है वो आपका x और 4x के रूप में है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन का भार है उसको मैं मान लेता हूं x है, और जो नाइट्रोजन का भार है इसको मैं मान लेता हूं 4x है। क्योंकि आपको दे रखा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो भारों में अनुपात दे रखा है वो आपका 1:4 में दे रखा है। तो मैंने मान लिया ऑक्सीजन का भार x है, तो नाइट्रोजन का भार आपका हो जाएगा 4x के रूप में। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ऑक्सीजन की मोलों की संख्या निकाल लो। तो ऑक्सीजन की मोलों की संख्या, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार। तो ऑक्सीजन का भार बटे का ऑक्सीजन का अणुभार, ये आपका फार्मूला होता है मोलों की संख्या निकालने का, कि ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार। तो ऑक्सीजन का भार है x और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन लिया गया है तो कितना हो जाएगा 32। अब वहीं पर डियर स्टूडेंट सेम फार्मूले पर आप नाइट्रोजन में मोलों की संख्या निकाल लो। तो नाइट्रोजन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो नाइट्रोजन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन का भार बटे नाइट्रोजन का अणुभार। तो नाइट्रोजन का भार आपका है 4x बटे नाइट्रोजन का अणुभार। तो एक नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा 28। इस तरीके से नाइट्रोजन में जो मोलों की संख्या हो जाएगी वो आपका 28 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या निकाल लो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या गुणे n। ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर आपका होता है मोलों की संख्या गुणे n।
तो मोलों की संख्या कितना है ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में मोलों की संख्या जो है वो आपका x/32 है। जो आपका स्मॉल n होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका अवगाद्रो नंबर होता है, यानी कि अवगाद्रो संख्या होता है जो कि प्रत्येक तत्व के लिए समान होता है। तो अवगाद्रो संख्या का मान आपका होता है 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। इसको आप याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अवगाद्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। अब ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या आपने निकाल लिया। अब वहीं पर डियर स्टूडेंट अब नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या निकाल लो। तो नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या हो जाएगा आपका मोलों की संख्या गुणे स्मॉल n। तो नाइट्रोजन में मोलों की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन में मोलों की संख्या आपका है 4x/28 गुणे स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू तो सेम रहना है 6.02 गुणे आपका 10 पे पावर 23 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निकाल लिया और नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या निकाल लिया। अब दोनों में अनुपात पूछा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या में अनुपात कितना है। तो ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या अनुपात आपने देखा है, मिला है x/32 गुणे 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। उसके बाद से नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या आपने निकाला है 4x/28 गुणे 6.023 गुणे 10 पे पावर आपका हो जाएगा 23। तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। उसके बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 4 से काट दो तो 4 7 28। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन अनुपात नाइट्रोजन में जो अणुओं की संख्या अनुपात आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा 7:32 के रूप में। इस तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या का अनुपात 7:32 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट 0.535 ग्राम शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि नौसादर को चूने के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NH4Cl। इसको आप चूने के साथ अभिक्रिया कराओ, यानी CaOH के ट्वाइस से आप अभिक्रिया कराओ। ये आपका नौसादर का रासायनिक सूत्र है, ये आपका चूने का रासायनिक सूत्र है। तो जब आप नौसादर को चूने के साथ अभिक्रिया कराओगे तो मिलेगा आपको 2 भाग अमोनिया प्लस का आपको मिलेगा CaCl2 और दो भाग आपको मिलेगा जल के रूप में। अब डियर स्टूडेंट समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 भाग लेना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि 2 भाग नौसादर का भार कितना है। तो 2 भाग नौसादर का भार देख लो तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 भाग है तो 4 हो जाएगा। क्लोरीन का जो भार होता है वो आपका 35.5 होता है। यहाँ पर से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 107 ग्राम, यानी कि 2 भाग नौसादर का जो भार है वो आपका 107 ग्राम। जब इसको चूने के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आप देख लीजिए अमोनिया का कितना भाग मिल रहा है। यह जो अभिक्रिया कराई जा रही है एनटीपी पर, तो 2 और एनटीपी पर भार कितना है 22.4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 44.8 आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 107 ग्राम नौसादर को चूने के साथ अभिक्रिया कराने पर 44.8 भाग आपको अमोनिया मिल रहा है। तो 1 ग्राम का निकाल लो तो 1 ग्राम का कितना आ जाएगा, 1 ग्राम का आपका आ जाएगा 44.8 बटे का 107। लेकिन क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि 0.535 ग्राम नौसादर को चूने के साथ क्रिया कराने पर कितना अमोनिया प्राप्त होगा। तो दोनों साइड आप डियर स्टूडेंट 0.535 से गुणा करा लो। 0.535 से गुणा कराओगे तो 0.535 ग्राम नौसादर को गर्म करने पर कितना मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको 200
24 मिलीलीटर अमोनिया मिलेगा। इस तरीके से 0.535 ग्राम नौसागर को चूने के साथ क्रिया कराने पर 224 मिलीलीटर अमोनिया मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो शानदार तरीके से सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। बोला गया है कि एक तत्व के क्लोराइड में 25.5% धातु है, तो तत्व का भार ज्ञात कीजिए, क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट तत्व के क्लोराइड में हम क्लोरीन का भार निकाल लेते हैं। तो तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन का भार कितना होगा, तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो मैं मान लेता हूं कि तत्व के क्लोराइड का जो भार है वो आपका है 100। तो तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन का भार कितना होगा, तो तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन का भार, तो तत्व के क्लोराइड में आप क्लोरीन का भार निकाल लो। तो तत्व का क्लोराइड को मैंने माना है 100। जब इस 100 में से डियर स्टूडेंट आप 25.5 घटाओगे तो आपको तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन का भार पता चल जाएगा, जो कि आपका है 74.5। तो इस तरीके से तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन का भार आपका निकल गया 74.5 के रूप में। अब आप तत्व का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो तत्व का तुल्यांकी भार, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है क्लोराइड का भार बटे क्लोरीन का भार बटे क्लोरीन का भार गुणे क्लोरीन का तुल्यांकी भार आपका यह फार्मूला होता है। तत्व का तुल्यांकी भार बराबर क्लोराइड का भार बटे क्लोरीन का भार गुणे क्लोरीन का तुल्यांकी भार। यहीं पर डियर स्टूडेंट यदि इसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बात होती तो यहाँ पर लिखते ऑक्साइड का भार बटे ऑक्सीजन का भार बटे पूरे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोरीन की बात हो रही है, तो क्लोराइड का भार बटे क्लोरीन का भार इनटू का क्लोरीन का तुल्यांकी भार। तो क्लोराइड का भार आपका है 74.5 और क्लोरीन का जो भार है डियर स्टूडेंट, क्लोराइड का भार आपका कितना है यार, क्लोराइड का भार आपका 25.5 है ना। क्लोराइड का भार आपका 25.5 है। अब क्लोरीन का भार आपने निकाला है 74.5 गुणे का क्लोरीन का तुल्यांकी भार। तो जो आपका क्लोरीन का तुल्यांकी भार होता है वो आपका क्लोरीन के भार के बराबर होता है, क्लोरीन के परमाणु भार के बराबर होता है, जो कि 35.5 होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 12.15 मिल जाएगा। इस तरीके से तत्व का तुल्यांकी भार 12.15 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे डियर स्टूडेंट पूछा गया है कि किसी धात्विक ऑक्साइड में 1.40 ग्राम को हाइड्रोजन के साथ तप्त करने पर 1.24 ग्राम धातु शेष रही, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम ऑक्सीजन का भार निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का भार कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का भार निकालने के लिए हमको 1.40 में से 1.24 घटाना पड़ेगा। यानी कि आपको ऑक्साइड में से, ऑक्साइड के भार में से आपको तप्त करने पर धातु के भार को घटाना पड़ेगा। तो ऑक्साइड का भार आपका है 1.40, इसमें से आप धातु का भार 1.24 घटा लो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.16 ग्राम। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का भार 0.16 ग्राम आ गया। अब धातु का तुल्यांकी भार निकाल लो। तो धातु का तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, धातु का तुल्यांकी भार बराबर ऑक्साइड का भार
बटे ऑक्सीजन का भार गुणे 8। तो ऑक्साइड का भार आपका है 1.24 बटे ऑक्सीजन का भार आपका है 0.16 गुणे का 8। यह 8 क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है, जो कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर 1.24, इसको आप कैंसिल आउट कर लो ना, तो 8 दूना आपका हो जाएगा 16, 8 दूना हो जाएगा 16, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 62 के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 62 आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 80 ग्राम एमजीओ प्राप्त हुआ, तो एमजी का तुल्यांकी भार बताना है कि मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना है। तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बराबर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का भार बटे ऑक्साइड का भार गुणेगा 8। तो मैग्नीशियम का भार तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 48 बटे ऑक्साइड का भार। तो ऑक्साइड का भार क्या होगा, तो ऑक्साइड का भार निकालने के लिए करेंगे क्या, अब 80 ग्राम एमजीओ में से एमजी घटा देते हैं। तो 80 ग्राम एमजीओ में से आप जब एमजी का भार घटाएंगे तो आपको ऑक्साइड का भार मिल जाएगा। यहाँ पर ऑक्साइड की बात हो रही है, तो गुणे का आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बट्टे का 80 में से 48 घटाओगे तो 32 आएगा गुणे का 8। यहाँ पर 80 माइनस 48 इसलिए किया क्योंकि हमको निकालना था ऑक्साइड का भार। तो ऑक्साइड का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, एमजीओ के भार में से हम एमजी का भार घटाएंगे तो ऑक्साइड का भार मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 चौक 32, यहाँ 12 चौक 48। तो इस तरीके से मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार आपका 12 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि 0.35 ग्राम धातु को क्लोरीन गैस में गर्म करने पर 0.465 ग्राम क्लोराइड बनता है, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आपको पता है कि जो धातु का तुल्यांकी भार होता है, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, धातु का भार, धातु का भार बट्टे का आपका होता है क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा गुणे का आपका होता है 35.5। ओके, अब यहाँ से आप क्लोरीन की मात्रा निकालो सबसे पहले। तो क्लोरीन की मात्रा कैसे निकालोगे, तो क्लोरीन की मात्रा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 0.465 क्लोराइड में से हम क्लोरीन को घटा देंगे। तो 0.465 क्लोराइड में से हम 0.35 क्लोरीन को घटा देंगे तो आपको क्लोरीन की मात्रा मिल जाएगी। तो घटाइए कितना मिलेगा, तो घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 0.115 के रूप में, यानी कि जो क्लोरीन की मात्रा है 0.115 के रूप में। तो इस तरीके से आप धातु का तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार बटे में क्लोरीन की मात्रा गुणे 35.5। तो धातु का भार आपको दे रखा है 0.35 बटे क्लोरीन की मात्रा आपने निकाला है 0.115 गुणे का 35.5 कर लो। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो धातु का तुल्यांकी भार मिलेगा वो आपको मिलेगा 108। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है कि एक धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, तो धातु का तुल्यांकी भार है।
तो एक धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो धातु के क्लोराइड का भार है वो आपका 100 ग्राम है। धातु के क्लोराइड का भार, धातु के क्लोराइड का भार बराबर मैं मान लेता हूं 100 ग्राम है। अब डियर स्टूडेंट, आपको धातु के क्लोराइड का भार यदि 100 ग्राम है तो क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी? तो क्लोरीन की जो मात्रा होगी वो आपका 60 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 60% क्लोरीन है। तो 100 ग्राम का आप 60% निकालोगे तो 60 ग्राम आएगा। तो क्लोरीन की मात्रा आपने निकाल ली है 60 ग्राम। अब आप धातु की मात्रा निकाल लो। तो धातु की मात्रा क्या आएगी? तो धातु की मात्रा निकालने के लिए करेंगे क्या? क्लोराइड के भार में से क्लोरीन की मात्रा घटा देंगे। तो क्लोराइड का भार आपका है 100 ग्राम, इसमें से आप क्लोरीन की मात्रा 60 ग्राम घटाओगे तो धातु की मात्रा मिल जाएगी आपको 40 ग्राम। अब आपको धातु की भी मात्रा मिल गई और क्लोरीन की मात्रा भी मिल गई, तो आप धातु का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है धातु की मात्रा, धातु की मात्रा, धातु की मात्रा बटे क्लोरीन की मात्रा गुणे का क्लोरीन का तुल्यांकी भार, जो कि 35.5 होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, जो धातु की मात्रा है वो आपका है 40, क्लोरीन की मात्रा आपका है 60, गुणे आप कर दो 35.5। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। उसके बाद से डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 23.67 मिलेगा। इस तरीके से जो तुल्यांकी भार होगा धातु का वो आपका 23.67 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि फास्फेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होगा। आपको बताना है कि फास्फेट आयन का तुल्यांकी भार कितना है, जबकि आपको फास्फेट का भी भार दे रखा है और ऑक्सीजन का भी भार दे रखा है, यानी कि PO4 पर -3 का आपको तुल्यांकी भार बताना है। PO4 पर -3 का आपको तुल्यांकी भार बताना है। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है परमाणु भार बट्टे का संयोजकता। तो सबसे पहले हम करते क्या है, PO4 का परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो PO4 का परमाणु भार आप निकालो। तो PO4 का परमाणु भार कितना होगा? फास्फोरस का कितना है? फास्फोरस का आपका है डियर स्टूडेंट 31, प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, 4 भाग लिया गया तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 16 चौको 64 में एक चीज जोड़िएगा तो 95 आ जाएगा, यानी कि फास्फेट का जो परमाणु भार आ गया वो आपका 95 आ गया। अब आप फास्फेट का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो फास्फेट का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? फास्फेट का तुल्यांकी भार बराबर आपका क्या हो जाएगा? परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार तो है आपका 95, संयोजकता कितनी है? संयोजकता यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है माइनस का 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 95/3 आपका होता है, 95/3 आपका होता है 31.67 के बराबर। इस तरीके से फास्फेट का जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 31.67 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, एक तत्व के सल्फेट में 32.4% तत्व है तो तत्व का तुल्यांकी भार कितना होगा, ये आपको बताना है। एक तत्व के सल्फेट में 32.4% तत्व है तो तत्व का तुल्यांकी भार कितना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सल्फेट का हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फेट का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो सल्फेट का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, परमाणु भार बट्टे संयोजकता। तो सल्फेट क्या होता है, SO4 पे -3,
तो यहाँ पर आप SO4 पे -3, तो SO4 का तो यस का भार कितना होता है, सल्फर का आपका होता है 32, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 4 बट्टे का संयोजकता 3। तो यहाँ से सल्फेट का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बट्टे संयोजकता, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 48 मिल जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 48 मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपका फार्मूला होता है तत्व का तुल्यांकी भार बट्टे का तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का सल्फेट का तुल्यांकी भार, सल्फेट का तुल्यांकी भार बराबर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट तत्व का द्रव्यमान बट्टे तत्व के सल्फेट का द्रव्यमान बराबर आपका हो जाएगा तत्व का द्रव्यमान बटे सल्फेट का द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फेट का द्रव्यमान। अब डियर स्टूडेंट तत्व का भार आपको पता नहीं है तो तत्व के भार को मैं मान लेता हूँ E, बटे तत्व का तुल्यांकी भार भी नहीं पता है, तत्व का तुल्यांकी भार नहीं पता तो मैंने E मान लिया, तो यहाँ पर भी तत्व का तुल्यांकी भार E ही होगा प्लस का सल्फेट का तुल्यांकी भार आपने निकाला है 48, तो 48 रख दो बराबर तत्व का द्रव्यमान आपको दे रखा है 32.4 बट्टे का सल्फेट का द्रव्यमान आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो जो E की वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 23.006। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी तत्व का तुल्यांकी भार आपका 23 आ जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो देखो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 4 1 5 2 7, परमाणुओं की संख्या 5 है और एक परमाणु में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जो कि आपका होता है 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। तो इस तरीके से H2SO4 के 1 मोल में 7 गुणे 6.02 गुणे 10 पे पावर 23 परमाणु होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है। तो परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है वो आपका कार्बन 12 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि 2.1 ग्राम धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर 1 ग्राम धातु परऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को भी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड का भार बट्टे धातु के कार्बोनेट का भार बराबर होता है धातु के ऑक्साइड का भार, ऑक्साइड का भार बटे धातु के कार्बोनेट का भार, धातु के कार्बोनेट का भार बराबर आपका होता है धातु का भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है धातु का तुल्यांकी भार प्लस का ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बट्टे का आपका होता है डियर स्टूडेंट धातु का तुल्यांकी भार प्लस का कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। धातु का
तुल्यांकी भार प्लस का कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, यह आपका फार्मूला होता है। अब डियर स्टूडेंट, धातु के ऑक्साइड का भार है ए और धातु के कार्बोनेट का भार है आपका 2.8। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको धातु का तुल्यांकी भार नहीं पता है तो ई मान लो, और ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपका 8 होता है, बट धातु का तुल्यांकी भार नहीं पता है तो ई मान लो, बट कार्बोनेट का भार कितना है, तो कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार है वो आपका है, ये आपका कार्बोनेट का तुल्यांकी भार है, वो आपको दे रखा है 30। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो जो ई की वैल्यू आएगी वो आपका 12 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, बोला गया है कि फास्फोरिक अम्ल का अणुभार 98 तथा क्षारकता 3 है तो तुल्यांकी भार। तो आपको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बट्टे संयोजकता। तो यहाँ से आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, परमाणु भार आपका 98 दे रखा है, संयोजकता 3। तो इस तरीके से आपका जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 98/3 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप देख लीजिए ध्यान से। बोला है कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार। तो कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO3 पर -2। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट का भार निकाल लेते हैं। तो कार्बन का भार है प्लस का 3 भाग ऑक्सीजन है, तो 3 × 16 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 60, यानी कि कार्बोनेट का जो भार आ गया वो आपका 60। अब कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार आपने कार्बोनेट का निकाला है 60, संयोजकता आपका 2 है। तो इस तरीके से कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार 30 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि CaSO4 का तुल्यांकी भार है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 में CaSO4 का तुल्यांकी भार बताना है। तो CaSO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, CaSO4 का भार, CaSO4 का परमाणु भार बटे संयोजकता। तो सारी वैल्यू आपको दे रखा है। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो आपका है, कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो आपका है 40 प्लस का सल्फर का 32 और 4 भाग ऑक्सीजन है, तो 4 गुणे आपका हो जाएगा 16 बटे का CaSO4 की जो संयोजकता है 2। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 136/2, यानी कि आपको मिल जाएगा 68। इस तरीके से CaSO4 का जो तुल्यांकी भार होगा 68 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।